बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज की सुबह एक बहुत ही बदकिस्मत खबर जो बलूचिस्तान से आई। हज़ारा बरादरी के 11 लोगों को शहीद कर दिया गया। अगर आपको याद हो तो 14 नवंबर को पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी के तमाम शवाहिद दुनिया के सामने रखे हैं, लेकिन हमें ये नज़र आता है कि दुनिया अभी भी खामोश है। बलूचिस्तान के अमन को तबाह करने की एक बार फिर कोशिश की जा रही है और इस कोशिश को रोकने के लिए जाहिर है पाकिस्तान को आलमी बरादरी की तरफ से उस आवाज़ की ज़रूरत है जिसका इंतज़ार पाकिस्तान हमेशा करता रहा है। और भारत हमारे ऊपर कभी झूठा इल्ज़ाम लगाता है और जो उनका झूठ EU डिसइंफो लैब ने बेनकाब किया, किस तरीके से कितना बड़ा प्रोपेगेंडा, इतना बड़ा नेटवर्क पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए साजिशें कर रहा था, वहाँ पर तो दुनिया बिल्कुल खामोश हो जाती है। लेकिन जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा करता है तो वो दुनिया बहुत जल्दी उस पर यकीन कर लेती है। ये दोहरा मेयार कब ख़त्म होगा? और बलूचिस्तान में बदकिस्मती से जो अमन को डीरेल करने की कोशिश हो रही है, इस कोशिश का इस खित्ते में और अफ़गानिस्तान में जो सामने आया कि भारत ने कितने ज़्यादा वहाँ पर कैंप्स बना रखे हैं जहाँ से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हो रही है। तो इन सारे इश्यूज़ को अब हम आगे कैसे लेके चल सकते हैं, प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, सीनियर दिफाई तजियाकार हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं लियाकत शाहवानी साहब जो कि तर्जुमान हैं बलूचिस्तान हुकूमत के। लियाकत साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे ही करना चाहूँगी कि दो तरह की आरा सामने आ रही हैं। हमने देखा कि माजी में भी हज़ारा बरादरी को बहुत ज़्यादा निशाना बनाया जाता रहा है। अब तक जो इस सारे हादसे की तहकीकात के बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो क्या बताती हैं? आखिर क्यों इन बेगुनाह लोगों को इस तरीके से कत्ल किया गया? देखिए, इस गवर्नमेंट के आने से कबल तो वेरी अनफॉर्चुनेटली इस तरह के वाकयात जो है वो रूटीन का हिस्सा बन गए थे। इस तरह रूरमा होते रहते थे और बहुत सारे जो बेगुनाह शहरी है उनकी शहादतें हुई। लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट आने के साथ ही लॉ एंड ऑर्डर की मजमूई सूरत हाल को हमने बेहतर किया और ये जो टेररिज्म किस तरह के वाकयात है ऑलमोस्ट इसको ख़त्म किया। और ये पूरे 2.5 साल में तकरीबन ये कोई दूसरा या तीसरा इस तरह का वाकया है जो हज़ारा बिरादरी को उन्होंने निशाना बनाया। वगरना तो इस तरह के वाकयात ख़त्म हो गए थे और जो शहर की जो रौनकें हैं, जो खुशहाली है, वो अमन रोशनी, वो सारा बहाल हो चुका था। लेकिन रात गए जो है मच में ये गरीब वर्कर्स हैं, माइंस में काम करते हैं, तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए जो टेररिस्ट हैं, जाहिर है किसी गैर मुल्की जो अनासिर हैं उनके एजेंडे पे जाहिर है काम करते हुए इन्होंने उन्हें जो है निशाना अपना उनको निशाना बनाया और बड़े बेरहमान अंदाज में उनका कत्ल किया। तो 11 शहादतें हुई। तो उसी वक्त बलूचिस्तान गवर्नमेंट फौरी तौर पे हमने जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज है उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया उस एरिया को। इन्वेस्टिगेशन जारी है और इंशाल्लाह जो भी इसमें मुलविस होगा वो कानून की गिरफ्त से नहीं बच पाएगा। जैन साहब, आपके ख्याल में बलूचिस्तान में इतनी ज़्यादा जो मुलविस होना है भारत का, इतने शवाहिद अब सामने आ चुके हैं और भारत अभी भी अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है, तो ये किस बात का सबूत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, भारत हो या जैसे CIA वगैरह, ये इनके साथ मिलके बुनियादी तौर पे CPEC जो कि जिन जिन इलाकों से गुजरता है उन इलाकों को डिस्टेबलाइज रखना, ये इन मुल्कों की जरूरत है। क्योंकि ये चाइना की वजह से और भारत पाकिस्तान की वजह से नहीं चाहता कि ये CPEC यहाँ कामयाब हो। लिहाजा आप देखेंगे कि फाटा का इलाका हो या ये बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके, यहाँ पे जहाँ आप देखेंगे इंडस्ट्रियल जोन आपकी बननी है, कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी है यहाँ पे जिससे आवाम को कुछ फायदा पहुंचे, तो वो ये नहीं होने देना चाहते। क्योंकि अगर वो बेहतरी आती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वगैरह बनते हैं, तो लोगों को फायदा होगा, लोगों की जिंदगी बेहतर होगी, तो फिर कौन इनके कहने के ऊपर हथियार उठाएगा? तो ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर ये ऑलरेडी लगे हुए हैं। और आपने जैसे इब्तदाइया में जिक्र किया, हमने 66 कैंप्स आइडेंटिफाई किए थे जो कि उस डोजियर में दिए हुए हैं, जो अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जो NDA से रॉ चला रही। तो वक्तन फक्तन वहां से लोगों को चला दिया जाता है, वो आके यहाँ पे काम करते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं। और नेचुरली वो आम सिविलियंस की शक्ल में आम तौर पे जब वो बॉर्डर वगैरह क्रॉस करते हैं तो उन पे उस तरह का शक तो नहीं होता, लेकिन वो इन्हीं इलाकों में जहाँ के वो रहने वाले हैं वापस आ गए तो वहां दहशतगर्दी करते हैं। तो ये किस्सा जो है उस वक्त तक चलेगा जब तक कि बाहर से
ये सिलसिला मुनक़ता नहीं होता। शाबानी साहब, ये जो मेरा सवाल था, जन साहब ने उसी तरफ इशारा कर दिया कि हमारे पास, जाहिर है हम सभी जानते हैं कि हमने बलूचिस्तान में हज़ारा बरादरी को हमेशा एक फॉल्ट लाइन के तौर पे लोग उसको टारगेट करते हैं, तो क्या पॉलिसी है आपकी जो लॉन्ग टर्म में इस कम्युनिटी को महफूज करने के हवाले से है? देखिए, एक तो ये है कि हमारे जो हज़ारा बहन भाई है, हज़ारा बरादरी कोयटा में दो इनके एरियाज हैं जहाँ पे ये रहते हैं। स्कैटर्ड इनका कोई ऐसा मुख्तलिफ एरियाज में पॉपुलेशन नहीं है। एक हज़ारा टाउन है, कलमदार रोड है, तो वहाँ पर चेक पॉइंट्स बने हुए हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार हर वक्त मौजूद रहते हैं, मोबाइल गश्त वहाँ पर रहती है, और फिर कम्युनिटी को हमने एंगेज किया हुआ है। वो भी उन चेक पॉइंट पे बैठे होते हैं और लोगों को वो जानते हैं कि इस एरिया का कौन शख्स है, बाहर का कौन है, तो उस पर तमाम नजरें रखे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हम एक ऐसे मरहले में दाखिल हो गए थे कि चूंकि इस तरह के वाकयात बंद हो गए, हमारे हज़ारा बरादरी के जो लोग हैं वो आराम से शहर में उनका आमद और रफ्त और मामलात जिंदगी बिल्कुल ही बहाल हो गए थे। तो ये एक वाकया पेश आया है, लेकिन इसका कथन ये मतलब नहीं है कि इस एक वाकये के बाद इसके असरात इतने नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या इतना खौफ विरास होगा कि हमारे हज़ारा भाई जो 2 साल कबल जिस माइंड सेट पे थे, जिस सूरत हाल से गुजर रहे थे, वैसे ही एक खौफ का आलम होगा। इंशाल्लाह वो हम होने नहीं देंगे। ये एक वाकया पेश आया है और ये कोयटा से बिल्कुल दूर पेश आया है। देखिए, कोयटा में जो कॉर्डन हाफ जो हमने इंतजामात किए हैं, वहाँ पे जो सिक्योरिटी के जो हमने इंतजामात किए हैं, उसको देखते हुए जाहिर है जो टेररिस्ट है उसने वल्नरेबल एक फ्रेजाइल टारगेट उसने आइडेंटिफाई किया है। और मच जो है ये कोयटा से 1 घंटे का मुसाफिर पे वाक़या है, फिर पहाड़ी सिलसिला है, फिर माइंस हैं, वहाँ पे अलगर्ज के हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार लेवीज वो वहाँ पे मौजूद रहते हैं, लेकिन रात की तारीखी में ये वाकया पेश आया। सही जन साहब, एक तो हमारी एक इन हाउस मैनेजमेंट होती है जब भी आप सिक्योरिटी के उन इश्यूज़ को देखते हैं कि जहाँ पे आप हमेशा कोई ना कोई रिस्क रहता है, और बलूचिस्तान ऐसी ही एक जगह है। हमने अफ़गानिस्तान के साथ अब हमारे जो मामलात हैं वो बड़े एक दिलचस्प मरहले में हैं, जहाँ पे वो तालिबान जिनको कल तक अमेरिका देखना नहीं चाहता था, हो सकता है कि अब वो पावर शेयर उनके पास एक बहुत बड़ा हिस्सा हो। वो तालिबान लीडरशिप पाकिस्तान में आके यहाँ के आला तरीन क़यादत से मिली भी है। आपको लगता है कि कहीं अफ़गानिस्तान को भी पुश करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को कि भाई ये आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है हमारे खिलाफ, क्या कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये एक यकतरफा सा अमल रहा है बहुत सालों से। हमने हमेशा अफगानिस्तान के अंदर अमन लाने की बात की है और वो है भी अच्छी बात है, दुरुस्त बात है, क्योंकि अफगानिस्तान का अमन पूरे खित्ते के लिए एक अमन की नवीद देता है और हम समझते हैं कि बड़ा अहम है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हमसाया मुल्क में अमन और पाकिस्तान के अपने अंदर बदअमनी हो या यहाँ पे कत्ल गारत इस तरह जारी रहे और फिर उसका आपको पता भी हो कि कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं ये चीजें। तो इसलिए जब आपको ये अंदाजा है और आपको पता भी है, हम वज़ीयत भी दे चुके, तो हमें चाहिए कि अब अफगान गवर्नमेंट को इन इश्यूज के ऊपर एंगेज किया जाए। आज दिन तक हम इन चीजों को इग्नोर करते रहे हैं और फिर कभी कभार अगर बात हो भी गई तो अफगानी इस बात का कवर यूं लेते हैं, वो कहते हैं जनाब हमारी पूरे मुल्क पे रेट नहीं है। अगर उनकी रेट नहीं है फिर पाकिस्तान को रिक्वेस्ट कर दें कि जनाब आप आके कुछ रेट कायम कर दें यहाँ पे, तो फिर हमारे लोग जाके वहां पे कोऑपरेशन कर दें। लेकिन ये कह के आप बिल्कुल बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते जब हमारे पास शवाहिद हैं कि वो कैंप मैनेज करने में ये सारे लोग मुलव्वस हैं, तो फिर उसमें रेट का किस्सा तो है नहीं। लिहाजा ये कन्फ्रंट करने की जरूरत है, अफगानियों को थोड़ा इस चीज के ऊपर मेरा ख्याल है हमें बात करने की जरूरत है, ताकि उनको ये कम से कम अंदाजा हो जाए कि अमन दोनों तरफ चाहिए। ये नहीं है कि अफगानिस्तान में अमन के लिए तो हम सब कुछ कर दें और अपने मुल्क में अमन की बात ही ना हो, ये नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच जनरल अमजद शुएब साहब और लियाकत शाहवानी, आपने गुफ्तगू सुनी। बलूचिस्तान में आज एक बदकिस्मती से वाक़या पेश आया और इस तरह के वाक़यात माजी में भी बहुत तवातर से होते रहे हैं। अगरचे अब इन वाक़यात में कमी आई है, लेकिन दुश्मन हमें बहुत मुतहरक नज़र आता है और पाकिस्तान को ज़्यादा असर्टिव हो के अपनी पोजीशन लेनी है ताकि अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत इस्तेमाल कर रहा है उसको रोका जा सके। और जो 14 नवंबर को हमने डॉसियर रखा है, EU की डिसइंफो लैब ने जो भारतीय दहशतगर्दी के शवाहिद जो है बेनकाब किए हैं, उसके बाद भारत को रुक जाना चाहिए, लेकिन भारत ढिठाई से अपने इन्हीं कामों में अभी तक मुलव्वस है। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे एक और बहुत अहम मामला लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट और
क्यों बागों के शहर में कूड़े के ढेर लग गए हैं, उसकी वजूहात क्या हैं और हल क्या है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हम बात करेंगे अब पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर, जिसको बागों का शहर कहा जाता है। और काफ़ी दिनों से हम इस शहर के जो शहरी हैं, रहने वाले अवाम हैं, उनकी मुश्किलात का जब जिक्र सुन रहे हैं तो वहाँ पर कचरे के ढेर और कचरे के ढेरों से जुड़ी, फिर ज़ाहिर आपको पता है कि ऐसे मामलात पे बहुत ज़्यादा सियासत भी होती है। क्या लाहौर के अवाम को शहबाज शरीफ साहब याद आ रहे हैं? और जो मौजूदा हुकूमत है वो ये कह रही है जी कि शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जिस कंपनी को ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था वो सारा ही टेलर मेड था, अपनी ही मनपसंद कोई कंपनी थी, उन्हीं से आपने तजावीज़ ली, उन्हीं से आपने कंसल्टेंसी ली, फिर तुर्की की ही किसी कंपनी को आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और उसको बार बार एक्सटेंशन मिलती रही। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी आबादी का शहर है, और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की अगर बात करें तो एक बड़ी तादाद उनके पास है इस वक्त, रिसोर्स पर्सनस उनके पास हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स है, लेकिन उनके पास मशीनरी नहीं है। तो जब हमारी हुकूमतें, हमारे लोग इस तरह की प्लानिंग करते हैं तो अपने इदारों को मजबूत नहीं करते, बल्कि आउटसोर्सिंग करके किसी एक ख़ास कंपनी को या अपनी मनपसंद कंपनियों को नवाजने का जो कल्चर है पाकिस्तान में, और ये क्रॉस तमाम मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर रही हूँ, इसमें चाहे नून लीग हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, और चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हम बात करें, तो ऐसा ही हमें कल्चर नज़र आता है। तो आज हम इस अहम मौजू पे बात करेंगे कि आखिर मसला है क्या। तो हमें ज्वाइन करें जी शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। बसरा साहब बहुत शुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं, वेरी एक्टिव वाइब्रेंट मेंबर ऑफ़ द पार्टी। और हमारे साथ मौजूद हैं जमील खावर साहब, जो कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के स्पोक्स पर्सन है। तो जमील साहब बहुत शुक्रिया। बसरा साहब, पहले मैं आपसे पूछ लूँ, जमील साहब से मैं कहानी सुनूंगी कि असल मसला है क्या, क्योंकि कई दिनों से हम देख रहे हैं मीडिया पे एक तरफ जो टर्की की जो कंपनी है उसके जो लोग हैं वो भी आके मुतज़ाद किस्म के दावे कर रहे हैं, लेकिन लाहौर के लोग बड़े परेशान हैं। वो कहते हैं जी कि शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में तो इतने प्रॉब्लम्स नहीं होते थे और ये शहर इतना खूबसूरत हो गया था, सड़कें नई बन गई, पुल नए बने, मेट्रो चली, ऑरेंज ट्रेन चली, तो ये सारी चीज़ें शहबाज शरीफ साहब की याद दिला रही हैं। तो क्यों लाहौर में इतना अहम मसला बना हुआ है? पहली बात तो यह है कि बदकिस्मती से हमें आज मुल्क को आजाद हुए और बने हुए 72 साल हो गए हैं, हमारी कोई प्लानिंग नहीं है किसी भी बड़े शहर की, किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी की, सिवाय इस्लामाबाद की। आप ये देख लें कि यहाँ पर अगर आमरीत रही या 4-4 बारियां लेने वाली हुकूमतें बातें कर रही हैं, मैं कहता हूँ चले हमें तो आए हुए 2.5 साल हो गए हैं। आप ये बताइए जिनकी बात अभी आप कर रहे हैं, यहाँ शहबाज शरीफ के दौर में ये जन्नत का नक्शा पेश कर रहा था, या दूसरे शहर की नहरें बह रही थी, तो आप भी यहाँ रहने वाली है, मैं भी यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरी भी कुछ रहायश लाहौर में है। जो क्रिमिनल एलीट यहाँ पे बसती है, मैं लफ्ज बोल रहा हूँ कि क्रिमिनल एलीट बसती है, वो तो आपको सब अच्छा ही अच्छा नजर आ रहा होगा। आप कभी भी, आज नहीं माजी में भी आप अंदरूनी लाहौर जाकर देख लें कि वहां पर क्या हालात हैं। उसकी रीजन जो मैं आपको कह रहा हूँ क्या है, आपने कॉस्मेटिक सर्जरी की है, हमने हमेशा आरजी अरेंजमेंट्स किए हैं, दिखावे के काम किए हैं। आपने कहा कि वो देखे लाल बस चला दी, खट्टी ट्रेन चला दी, चले एक अलग बहस है कि वो किस किस तरह कितनी कितनी सब्सिडी देकर कितना बड़ा जुल्म हो रहा है गरीबों के साथ और हमारे लोगों के साथ, सूबे के लोगों के साथ। लेकिन क्या उन्हीं लाल बस और ऑरेंज ट्रेन के नीचे लोग अस्पतालों में दवाई के बगैर नहीं मर रहे हैं? क्या वहां पर बच्चे माओ को बरामदों में जन्म नहीं दे रही हैं? अगर आप अंदरून लाहौर में जाके देख लें, आपको याद होगा वो बूटों वाली सरकार, मैं तो नहीं कहता, बड़े बड़े लॉन्ग बूट, हैट, छड़ी और जाके पानी में खड़े हो जाते थे। वो तो मुफ्त दवाइयां दे रहे थे, आपकी हुकूमत ने आते मुफ्त दवाइयां भी खत्म कर दी, मुफ्त टेस्ट थे बहुत सारे सरकारी अस्पतालों में, वो भी खत्म कर दिए। तो लोग तो कहते हैं जी कि कोई थोड़ा बहुत तो फायदा था ना, वो भी चला गया। नहीं देखिए, मैं आपको फिर अर्ज कर रहा हूँ कि ये जब दवाइयों वाली एक डिबेट आप अलग कर रही है, मैं आपको ये अर्ज कर दूं, तंजीला सूरत जो है बिल्कुल कंसर्निंग है। लाहौर के हालात या हो
या कराची सिटी के हों या किसी भी बड़े शहर के हों, वहां पे बिल्कुल सफाई का निजाम, आप अपने सीवरेज सिस्टम को देख लें, आप रोड को देख लें, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लें, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि अब ये जो लाहौर है, मेरी नजर में ये 2 करोड़ की आबादी का शहर है। पुरानी बातें हो गई, ये 1 करोड़ 20 लाख है, फला है। ठीक है। 2 करोड़ अच्छा, आबादी ये का खैर शहर बात है। दुरुस्त है कि लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग है वो किसी पार्टी ने नहीं की। एहसान, आपकी जमात जाहिर है, लाहौर कहा जाता है कि नून लीग का गढ़ है और वहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि इस इशू के ऊपर भी आपके लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं जी कि जो तरक्की की थी नून लीग ने वो सारा सत्यानाश कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने। बसरा साहब कह रहे हैं कि हालात हमेशा से ऐसे ही थे। कचरे का तो चले इशू है, वो तो हम जमील साहब से पूछेंगे कि आखिर अचानक इतना सारा कचरा क्यों लाहौर में नजर आने लग गया है, लेकिन आपके ख्याल में मसला है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंजीला, बहुत शुक्रिया। मुझे हंसी आ रही थी, मेरे भाई शौकत बस्ता साहब, मुझे लग रहा था ऑपोजिशन में और आपने हुकूमती नुमाइंदे से सवाल पूछा तो वो जवाब ऑपोजिशन वाले दे रहे थे। असल में प्रॉब्लम ये गवर्नेंस और इनकॉम्पिटेंस का मसला है। ये गंदगी जो है ये अचानक नहीं आई, ये पहले भी बनती थी, लेकिन पहले जो गवर्नमेंट थी वो कॉम्पिटेंट थी, वो टाइमली प्रोक्योरमेंट करती थी, वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स टाइमली करती थी, मटीरियल मैनेजमेंट करती थी इन इदारों की, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी थी, रिपेयर मेंटेनेंस थी। तो जब ये चीजें तो ये जो लाहौर नहीं होगी, ठीक है, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट का जो बोर्ड है वो तो कहते हैं जी राना साहब के बिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो चूना लगाया इस कंपनी ने जिसको आपकी दौरे हुकूमत पे कॉन्ट्रैक्ट मिला और जो अपने मनपसंद के लोगों को नवाजने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बोर्ड है वो बोर्ड तंजीला बड़ा वाकिफ है पेपरा पीपीआरए रूल से, और पीपीआरए रूल्स कितने वो कह लें कि करप्शन प्रूफ होते हैं और टेंडर कितने ओपन होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो ये बातों से आप बेवकूफ नहीं बना सकते। हमारी मैनेजमेंट थी, हमने खाली लाहौर में नहीं की थी, फैसलाबाद, मुल्तान हो गया, रावलपिंडी हो गया, सरगोदा हो गया, सब जगहों पे ये वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज बनी थी, इनको इक्विपमेंट दिया गया था और इन्होंने बेहतरीन काम किया। इसी तरह लाहौर में अब बारिश होती है तो एकदम से पानी उबल आता है तो ये कहते हैं जी ये नून लीग। भाई जब आप सीवर्स को टाइमली मेंटेन ही नहीं करेंगे, सफाई नहीं करेंगे, तो वो सारा चीजें क्रैश कर जाएंगी। ये डेली मैनेजमेंट है। लाहौर सॉलिड वेस्ट कंपनी डेली मैनेजमेंट है, वाटर वासा डेली मैनेजमेंट है। अगर आप नहीं करेंगे तो ये 2 दिनों में सूरत हाल इसकी खराब हो जाएगी। तो इसके ऊपर आप इनसे जवाब लें और इनको देना चाहिए, क्योंकि एक वो टाइम था जो हमारा था, आज इधर आप देख लें। इसी तरह रेलवे को देख लें, आज रेल जो है वो टाइम पे नहीं जाती, तबाह हो गया। 2.5 सालों में जितनी हमने इंप्रूवमेंट की वो फारिग हो गई। यहां इनके साथ सिलेक्शन नहीं होती, इनसे लोगों की ब्यूरोक्रेसी को इन्होंने तबाह कर दिया है। 11 दफा ज़राअत के महकमे का सेक्रेटरी चेंज होता है, पता नहीं हर एवरेज एक मैं देख रहा था कि 5 से 6 दफा तो सेक्रेटरी चेंज हो चुके हैं एक डिपार्टमेंट के पिछले 2.5 सालों में। तो यहाँ कैसे कंटिन्यूटी आएगी, पॉलिसी कैसे कंटिन्यू करेगी? तो ये जो कंटिन्यूटी वाला मसला है, इस पे तो मैंने बसरा साहब से भी बात करनी है, लेकिन जमील साहब सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आखिर मामला है क्या? क्योंकि जिस कंपनी के स्पोक्स पर्सन को हम मीडिया पे सुन रहे हैं वो ये कह रहे हैं जी कि आप लोग किसी खास जिद में जो है ये इस कॉन्ट्रैक्ट को पॉलिटिसाइज करने की अब कोशिश हो रही है। आप लोग से मुराद ये है कि अभी मौजूदा जो मैनेजमेंट है वो पॉलिटिसाइज कर रही है इस सारे मामले को? नहीं, बिल्कुल भी पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो सफाई के मैकेनिज्म को समझने की जरूरत है। सफाई में 2 जो आंसर है वो एक है प्राइमरी कलेक्शन और दूसरी है सेकेंडरी कलेक्शन। प्राइमरी कलेक्शन जो हमारे वर्कर्स है, हमारे मेहनती वर्कर जो हमारा सासा है वो 14,000 के करीब, वो सारा वेस्ट लिफ्ट करके लेके आते थे अपना कंटेनर्स पे जी, और कंटेनर्स से फिर आगे जो सेकेंडरी कलेक्शन है वो हमारे जो पहले यकम से पहले जो टर्किश कंट्रैक्टर्स थे वो सारा कर रहे थे। और उन्होंने 10 तारीख से, थोड़ा सा बताता चलूं कि 10 दिसंबर से उन्होंने जो है तो अपना काम छोड़ दिया था, हालांकि 31 दिसंबर तक उन्होंने करना था। और लाहौर में रोजाना 5,500 टन के करीब वेस्ट जनरेट होता है, और एक दिन अगर ये वेस्ट ना उठे तो आपको हीप्स नजर आएंगे। तो उन्होंने 10 से काम छोड़ा। मुतअद्दिद बार इंतजामिया ने, चेयरमैन ने, सीईओ ने उन्हें खतूत लिखे जी कि आप अपने एग्रीमेंट के मुताबिक 31 तक जो है सर्विसेज दें, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं छोड़ दी। दिया अचानक? इतने सालों से वो काम कर रहे थे, ऐसा क्या हुआ कि अचानक उन्होंने छोड़ दिया? जी, पेमेंट्स का था फॉरेंसिक ऑडिट, जिसमें के वो जो है तो रिकवरी की जी उनकी तरफ जो बन रही थी वो मोर देन 7 बिलियन थी, और वो हमसे कोई 2.5-3 अरब का क्लेम कर रहे थे। तो हमने कहा जी कि उसके लिए हमारे जो चेयरमैन है उन्होंने सीईओ की मौजूदगी में
बुला के उनसे कहा कि इसके लिए हम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी एक बना देंगे और वो जो भी फैसला करेगी उस पर जो है मन जो है अमल किया जाएगा, लेकिन तब तक आप 31 दिसंबर तक अपना काम जारी रखें। ये इसके लिए कमेटी बना दी जाएगी। जाहिर बात है ऑडिट पैराज में आया है, जब तक ये सेटल नहीं होगा उसके बगैर पेमेंट हम आपको नहीं कर सकते। तो ये चीजें थी जो उनको मुतअद्दिद बार समझाने की कोशिश की और ये भी कहा कि आपने जो है तो अपना पिछले 8 साल में, अगर मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, 100 रुपए में से 90 रुपए आपको मिल गए और सिर्फ 10 रुपए का इशू है, तो 10 रुपए का इशू भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक आला सतही कमेटी बनेगी जिसको डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अच्छा ठीक है, इसमें एक प्रोसेस ये भी होना चाहिए था कि आप सेफ गार्ड करते कि जो काम वो कर रहे हैं जब तक आपका डिस्प्यूट हल नहीं होता वो काम जारी रहता। वो कैसे मुमकिन था, मैं ये आपसे पूछूंगी ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। जी हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। बसरा साहब, जाहिर है ये जो वेस्ट मैनेजमेंट है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये तो एक मसला अब सर उठा रहा है, लेकिन अगर हम हुकूमत पंजाब की कारकर्दगी की तरफ देखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब से आई है बार बार तब्दीलियाँ, इस इदारे के भी 7 से 8 MD शायद चेंज हो चुके हैं। इसकी क्या वजह है? आप ज़ाहिर है लाहौर में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, आपको कुछ समझ आती है कि आखिर क्यों, किस वजह से ऐसी तब्दीलियां बार बार लाई जा रही हैं? डेफिनेटली बेहतर से बेहतर की तलाश है कि बन जाए, वो जिम्मेदारी के साथ, मेहनत के साथ, कॉम्बिनेशन के साथ काम करे। बदकिस्मती से आपसे बात करें, गुज़श्ता 30-40 साल से जो वही लाहौर शहर है, राना एहसान मेरे बरखुरदारों की तरह भी है, खुद एक भाई भी हैं, उनको पता है यहाँ पर 99% आज कितनी है, मुस्लिम लीग नून की है। अच्छा, लेकिन उनका अंजाम बुरा इसी लाहौर में किया। आज से 15 दिन पहले जब जलसा हुआ, क्यों उनको रिजेक्ट किया? उनके करतूतों की वजह से कि इन लोगों ने इतना इनको मैंडेट दिया, इतने वोट भी इसके बावजूद, पहली बात तो इन्होंने लाहौर का बेड़ा गर्क कर दिया और फिर अल्टीमेटली लाहौर के लोगों ने नहीं निकले और इनको रिजेक्ट किया। आपने कहा कि अब टीम तो बदल रहे हैं, तो ये बिल्कुल हमारे लिए मसाइल है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी, अब काम तो अल्टीमेटली डेफिनेट बात है कि इम्प्लीमेंटेशन का काम ब्यूरोक्रेसी में करना है। और वो जो अभी आप बात करिए, सर्विस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, ये एक और कहानी है कि वहां पर क्या क्या था। तो अभी आपके सामने अभी ऑडिट रिपोर्ट दिनों में आने वाली है, आपको पता चल जाएगा कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, अली इमरान का उसमें क्या रोल था, कौन कौन के फ्रंट मैन थे जिन्हों के पैसे वो अभी आप जो सीएम हाउस में देखती थी पीटीसी की शक्ल में जाते थे, ये सारे यही करतूत थे। अच्छा, ये इन करतूतों को दुरुस्त करने के चक्कर में अगर आम आदमी की जिंदगी मसाइल का शिकार हो जाएगी, देखें आम आदमी को नजर क्या आता है कि नाली बनी है कि नहीं बनी, वो कैसे बनी है वो जाहिर बात है वो भी अहम मामला है। मैं ये नहीं कह रही कि अगर वो करप्शन से बनी है और अगर उसमें किकबैक्स लेके उस नाली को या नाले को बनाया गया तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए। अभी तो प्रॉब्लम ये है कि काम हो ही नहीं रहा। लाहौर से जो ज़राए हैं, जो अंदर के हालात जानते हैं, वो कहते हैं जी कि कोई कम करने वास्ते तैयार ही नहीं, ना कोई साइन करता है, ना कोई प्रोक्योरमेंट होती है, सारे डर के बैठे नहीं। आखिर मसला क्या है, वजह क्या है? देखिए मैं तुरंत बात पे आ रहा हूँ कि एक तो जाहिर है कि जो लोकल बॉडीज का निज़ाम था, हम एक नया सिस्टम लेकर आए हैं, जो बिल पास हो चुका है और हम कोशिश कर रहे हैं कि साल के एंड तक बलदियाती इलेक्शन हो जाएंगे और अदारे काउंसिल हो जाएंगे। और जाहिर है गली नाली मोहल्ले का काम जो है वो सारे का सारा काउंसिल का होता है, उन लोग का होता है जो लोकल बॉडीज में होते हैं। और यही एक माइंड सेट है प्राइम मिनिस्टर का कि ये जो पंजाब असेंबली है या नेशनल असेंबली के मेंबरान है, इनका काम नहीं है गली मोहल्ले का काम करना, इनका काम लेजिस्लेशन है, ये लेजिस्लेशन करे और नीचे ये लोकल बॉडीज का निजाम काम करे। अच्छा, अब उसके ऊपर मैं आपको जो अर्ज कर रहा था, अभी हम कोशिश कर रहे हैं इसके बावजूद कि हमने अभी लाहौर के लिए आपने देखा होगा पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर साहब ने एक मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान किया है, न्यू लाहौर कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, वो नया शहर आबाद होगा। आपको पता है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में 2 ही बड़े प्रोजेक्ट जो है कंस्ट्रक्शन के हवाले से, जो न्यू लाहौर है और दूसरा आइलैंड बंडल कराची का प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। तो हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि हमें मुकम्मल तौर पर कामयाबी मिली है
हमने बेहतर कर दिया है लाहौर को या इवन बाकी भी मामला को, तो उसके लिए आप 70 साल का गंद साफ करने में तंजीला नहीं 2 साल में हो सकता। आप लोगों ने एक बात को बार बार कह रहे हैं कि इमरान खान नाकाम हो गया, हुकूमत नाकाम हो गई, हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही। मैंने ऐसा नहीं कहा, नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा। आपकी कह रही मैं वैसे दिल बात कह रहा हूँ। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर अगर 70 साल आप एक चीज को पालते रहे, एक निजाम को बना दे, उस निजाम को जब आप ठीक करने लगते हैं, उस निजाम की में बेहतरी लाते हैं, तो लोग इस तरह रिएक्ट करते हैं जिस तरह आज सड़कों में पीडीएम रिएक्ट कर रहे हैं। पीडीएम का रोना क्या है? वहां पर भी उनको कानून ने पकड़ा है, इदारों ने पकड़ा है, तो उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया है। वो कहने लग गए कि वोट को इज्जत दो। भाई अगर पहले मुख्य का था, इदारे उनके ताबे थे, इदारे उनकी रफ्त की गुलामी कर रहे थे, तो कुछ भी नहीं था। अच्छा, इसका नुकसान ये हो रहा है ना बसरा साहब, ये लंबी बहस हो जाएगी। नुकसान ये हो रहा है कि काम नहीं हो रहा, तो एहसान वो ब्यूरोक्रेसी जिसको कहा जाता था कि शहबाज शरीफ बड़े ही एक्सीलेंट तरीके से, एफिशिएंट तरीके से चलाती है, वो तो बहुत सारे लोग जो हैं वो नैब के मुकदमात भुगत रहे हैं। आज जो अफसरशाही है पंजाब की, वहाँ पे हर रोज़ तब्दीलियाँ हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बेहतर की तलाश में, जैसे बसरा साहब कह रहे हैं, कोई और वजह? नहीं तंजीला, मसला ये है कि वैसे मुझे लगता नहीं है कि ये 5 साल पूरे करेंगे। पीडीएम की तहरीक भी चल रही है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता इन्होंने 5 साल पूरे कर दिए तो इन्होंने 5वें साल भी यही कहना है कि नून लीग ने हमें कुछ करने नहीं दिया, उन्होंने बिगाड़ ही बहुत ज्यादा कर दिया था। यानी कि ये जो बात आपने और जो रिप्रेजेंटेटिव जो लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बुलाए हैं, उनसे तो मुझे ये कॉन्ट्रैक्चुअल इशू बन रहा है। और ये जो कंपनीज होती हैं, ये तो अपने मैनेजमेंट अकाउंट्स और अपनी क्वार्टरली और बाय एनुअली अपनी ये बजट्स भी बनाते हैं, उनके ऊपर ऑडिट भी होता है, और जो रिसीवेबल पेबल्स होते हैं उनकी रिकंसिलिएशन होती है। तो ये 2.5 साल इनको पता ही नहीं लगा कि कितने लेने थे कितने देने थे। यानी कि कमाल हो गई मैनेजमेंट की। और दूसरी चीज ये कि ये इमरान खान साहब तो कहते थे कि मुझे सिर्फ 200 बंदे चाहिए और टीम मेरे पास है, ये तो मसला ही कोई नहीं है। 200 बंदे लग गए और मुल्क ठीक हो गया। तो इनको आज तक टीम नहीं मिली और 1.5 साल तक इनको पता ही नहीं लगा इमरान खान साहब को कि ये फिगर्स क्या हुए और क्या हुए। और यहां मुझे लग रहा है कि 2.5 साल बाद इनको पता ही नहीं चला 2.5 साल के अंदर कि किसके कितने लेने देने। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं तंजीला, हाईली इनकॉम्पिटेंस है इस हुकूमत की। हर शोबे में आप जिस मर्जी शोबे की बात कर लें, इनसे मैनेजमेंट नहीं हो रही, ना होनी है। इन्होंने यही कहते रहना है कि जी नून लीग हमें खराब करके दे गई। अब हम भाई आप हुकूमत में हैं, डिलीवर करें। बताएं क्या डिलीवर किया आपने? पूरा ढांचा पंजाब का जो है वो टूट रहा है, फूट रहा है। जो हल्के हल्के टोए थे अब वो खड्डे बन चुके हैं। जो छोटे पैच वर्क होना था वो भी नहीं हो रहा रेगुलर। मैं यही तो कह रहा हूं, पंजाब हमारा डिटीरियोरेट कर रहा है और इतनी तेजी से कर रहा है, और ये कह रहे हैं नून लीग। भाई आप हुकूमत में आप मैं जरा जमील साहब से पूछ लूं। जमील साहब, ये कॉन्ट्रैक्चुअल जो मसला है, कहीं हम ये भी तो नहीं देख रहे कि कोई नई कंपनी आइडेंटिफाई हुई हो, कोई पता चला हो कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस कंपनी के या लाहौर जो आपकी कंपनी है उसको अगर इस कंपनी से मसला है टर्की की, तो फिर नया क्या मुतबादल होगा, कैसे मैनेज होगा, और उस वक्त तक कूड़े के ढेर पड़े रहेंगे? नहीं जी, काम हो रहा है। इससे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो फोरेंसिक ऑडिट हुआ है ये 2011 से 2018 7 साल का फोरेंसिक ऑडिट हुआ है। जब सलीम खान साहब हमारे वजीर बल्दियात थे तो ये उन्होंने करवाया था। और ये जो है तो पिछले 7 साल का फोरेंसिक ऑडिट है, ये 2.5 साल का नहीं है। ये 2011 से जब से कंपनी वजूद में आई हैं, 2011 से 2018 तक। उसके बाद जो इस वक्त जो शहर की सफाई की सूरत हाल है जी, काम इस वक्त भी अमला हमारा कर रहा है। हमारे चेयरमैन, CEO, तमाम अमला जो है इस वक्त फील्ड में ऑपरेशनल जो है वो फील्ड में मौजूद है। आज उनकी इतवार की छुट्टी भी मनसूख थी, वो काम कर रहे हैं। हमने इसको 2 फेजेस में करना है, एक है शॉर्ट टर्म प्लानिंग और एक है लॉन्ग टर्म प्लानिंग जी। शॉर्ट टर्म प्लानिंग में हमने जो रेंटल मशीनरी है उसके जरिए ये काम करना है, क्योंकि हमारे पास वर्कफोर्स तो अपनी मौजूद है। 14,000 से ज्यादा वर्कर्स हमारे हैं जो कि कलेक्ट करके लाते हैं। मशीनरी की कमी का इशू है जिसके लिए हमने ऐड वगैरह दे दिए हैं जी। और अपना पेपरा रूल्स के मुताबिक जो है हम वो प्रोक्योरमेंट करके और शॉर्ट टर्म प्लान में हम 4 से 6 कब तक ये कूड़े का मसला हल हो जाएगा हमारे देखने वालों को? इंशाल्लाह देखिए, जैसे कोई सड़क बनती है या अंडरपास बनता है या कोई इस तरह की तामीराती काम होता है तो आपको एक थोड़ी सी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फिर सब कहते हैं जी बड़ा अच्छा हो गया, बड़ा जबरदस्त था, अब जो है ये चीजें हो गई। सर कचरे के लिए तो ये नहीं लोग इतना सब्र करेंगे। वेस्ट का भी इस वक्त यही मसला है जी। इंशाल्लाह 7 से 8 दिन में जो है ये सारी चीजें स्मूथ हो जाएगी और फिर सिस्टम जो है ऑटो पे चल पड़ेगा। तब तक मेरी आवाम से भी ताउन की अपील है, लाहौर से
गुजारिश करता हूँ कि इस कड़े वक्त में हमारा साथ है, क्योंकि हम उनको जो है तो अपना डॉलरों में अब हमने अदायगियां नहीं करनी, अब हमने रुपयों में अदायगियां करके और जो है तो सस्ती सफाई फराहम करनी है। बसरा साहब आखिर में, ठीक है जमील साहब, ठीक है आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया जी कि 7 से 8 दिनों में ये मामला हल हो जाएगा। बसरा साहब, ये इनकॉम्पिटेंस के हवाले से पंजाब की जो लीडरशिप है, पंजाब के वज़रा भी आपस में लड़े थे, अभी थोड़े से इत्तेहादी भी नाराज़ थे, फिर PDM भी है। एक जुमले में अगर मुझे बता सकें, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में पंजाब की परफॉर्मेंस का ग्राफ बेहतर होगा या वो परफॉर्मेंस जो हो रही है कम से कम नज़र आने लग जाएगी? मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ कि अगर मैं कहूँ कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, कमियां कुताहियां हर जगह पे होती हैं और हैं, हमारे लिए यही चैलेंजेस हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि वो इश्यूज, वो मसाइल जो उनका डायरेक्टली पब्लिक के साथ तल्लुक है, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने पॉजिटिव चीजों को हाईलाइट किया है और हमारे लिए ये जो तनकीद है, जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है, जो मुस्बत आईना दिखाना होता है, ये बहुत अच्छी चीज है गवर्नमेंट के लिए। हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे खुदा पे यकीन है कि हमारी टीम जो है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब दिहाड़ियां लगाने वाला कोई नहीं है, ठीक है, अब वीडियो वाला और कमीशन वाला कोई नहीं चलो है। मुझे जरा, आपने एक जुमला बोला था अपने पिछले जवाब में, मुझे एहसान से वो भी पूछने दें। एहसान, बसरा साहब कह रहे हैं और PTI के बहुत सारे दीगर जो रहनुमा है वो भी कहते हैं जी कि लाहौर ने आपको रिजेक्ट कर दिया। परवेज़ मलिक साहब ने लाहौर की सदारत भी छोड़ी, वो भी ऐसे लग रहा था कि शायद इसी वजह से हुआ कि जलसे नाकाम हुए। तो क्या आपको लगता है कि लाहौर नून लीग को रिजेक्ट कर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बयानिया है वो PDM के सारे जलसे जो उन्होंने सारे मेजर शहरों में किए, पूरी अवाम ने हमारा नैरेटिव कबूल किया है और PDM की तहरीक जो है वो बढ़ रही है और बड़ी मजबूती के साथ बढ़ रही है। और इंशाल्लाह ताला जो है हम इस मुल्क में आइन को बहाल करेंगे दोबारा और यहाँ जो है कानून इम्प्लीमेंट होगा और ये जो एक अपाहज जमहूरियत है, इससे हम हकीकी जमहूरियत की तरफ आएंगे। एहसान अफजल, आपका बहुत शुक्रिया। शौकत बसरा साहब और जमील खावर साहब, आपकी मैं खुसूसी तौर पर मशकूर हूँ। आप कह रहे हैं कि आपकी सारी टीम काम करी, इसके बावजूद आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला जी। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट का मसला ताफुन इस वक्त शहर में फैला हुआ है, बहुत जगहों पे कचरे के ढेर लगे हुए हैं और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट जो कंपनी के स्पोक्स पर्सन है वो ये कह रहे हैं कि उनकी सारी टीम, उनके CEO, उनके चेयरमैन सब फील्ड में हैं और 4 से 5 दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे, ये मामला हल हो जाएगा क्योंकि उनके पास लोग तो हैं, इदारे के पास मशीनरी नहीं है और जिस इदारे के पास मशीनरी थी, जिस कंपनी के पास, उसका अभी फ़िलहाल इनके साथ एक तनाज़ा चल रहा है। आज के प्रोग्राम से इतना ही जी। ये अवामी इश्यूज़ हैं और इस पर सियासत जो है वो बाकी बहुत सारे मसाइल पे हो रही होती है, लेकिन अवामी मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी जमातों को कोशिश करनी चाहिए कि मिल बैठिए, कोई तजावीज़ भी सामने लाएं और ज़रा बेहतरी की तरफ लेके जाएं। आज के प्रोग्राम से इतने, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।